वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन चल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स से अपन शिक्षण विधियों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपन ने अभी तक भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और भाषाई कौशलों पर अपन ने बात कर ली, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। लास्ट जो सेशन था हिंदी भाषा में शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उस पर भी अपन बात कर चुके हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री को भी अपन ने डिटेल से देख लिया है, पाठ्य पुस्तक को भी देख लिया, इनके जो माध्यम है, शिक्षण के अन्य साधन है। लगभग अपना 75% शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चंस यानी कि सिलेबस था उसे अपन ने एक बार देख चुके हैं। आज जो हमारी बात की जाएगी, भाषा शिक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इस पर अपन आज पूरी विस्तृत चर्चा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग अपनी यूनिट 4, 5 और 6 निश्चित तौर पर हैंड रिटन नोट्स द्वारा आपको मिल गई होगी। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे शानदार सेशन की, और बिना किसी देरी के जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करें सबसे पहले अपन निदान परीक्षण या उपचार परीक्षण। सबसे पहले प्रश्न यही आता है, निदान पहले होता है या फिर उपचार पहले होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, निदान मतलब क्या होता है। निदान यानी किसी की भी समस्या का अपन अगर कारण का यदि पता लगा रहे, जैसे आप शिक्षण विधियों में कोई समस्या हो रही है आपको और वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले कारण पता लगाओगे कि आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण रह रहा है, तो वो कहलाता है अपना निदान। इसके बाद आप करोगे उस निदान को दूर करने के लिए, उसके बाद में किया जाएगा उपचार। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो सीधे तो डायरेक्ट आपका उपचार करना शुरू नहीं कर देता, सबसे पहले वो पता लगाता है कि आखिर समस्या क्या हो रही है। तो वो कठिनाइयों का जो पता लगाना होता है वह कहलाता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। डायरेक्टली प्रश्न बने हुए हैं निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। आजकल तो पूरा लैंग्वेज से संबंधित होता है, पूरी सिचुएशन दे देते हैं और पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाएगा। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना, निदान परीक्षण कब होता है, किसी भी बालक में यदि समस्या है, यदि कोई बालक लेट आ रहा है तो उससे पहले अपन उसकी कठिनाइयों का कारण का पता लगाएंगे कि आखिर ये बच्चा लेट क्यों आ रहा है, क्या कारण रह रहे हैं कि बच्चा विद्यालय में लेट आ रहा है। ये किसी भी प्रकार का परीक्षण हो सकता है, उसका शिक्षा में हो सकता है, उसका दैनिक जीवन में हो सकता है, परीक्षण किसी भी चीज़ में हो सकता है, निदान हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना, निदानात्मक परीक्षण कब किया जाएगा, जब अपन उसको समस्या का अगर पता लगाना तब अपन करेंगे उसका निदानात्मक परीक्षण। यदि अपन ने निदानात्मक परीक्षण यदि सफल रूप से किया है तो ही आप उस चीज़ का क्या कर सकते होगे, उपचारात्मक शिक्षण कर पाओगे। जैसे कोई बालक है 4 को ऐसे लिख रहा है उल्टा, यदि वो 4 को कैसे लिख रहा है उल्टा, तो उसका कारण अपन को पता लगेगा, हाँ क्या किस वजह से लिख रहा है, क्या कारण है, उसके समझने में हो रही है समस्या या फिर उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है। तो आपने पहले क्या लगाया, इसका निदान किया, बाद में आपने उपचार करोगे। क्या करोगे, उसको पास में बैठ के समझाओगे कि हाँ भाई 4 ऐसे लिखते हैं, हाथ से पकड़ कर लिखाओगे, या फिर उसे अभ्यास के लिए ऐसे इसके ऊपर अपन को घोटने के लिए दे दोगे। इस प्रकार क्या होगा, आप क्या करोगे, उपचार। तो निदान और उपचार निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना क्या कहलाता है, हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बात करें इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने में को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, निदान और उपचार वाला। आप जब शिक्षक बन जाओगे तब भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। अतः कहा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू, यानी निदान होगा व्यवस्थित तो ही क्या होगा, उपचार होगा, और निदान नहीं होगा तो उपचार, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। निदान कर लिया केवल आपने और फिर यदि आपने उपचार नहीं किया तो आपके उस निदान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो क्या हो जाता है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज के परीक्षण के दो पहलू है हमारे सामने। अब निदान किस किस विधियों से कराएंगे अपन, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं निदानात्मक परीक्षण की कौन कौन सी विधि है। सबसे पहले है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि, निरीक्षण विधि। इसमें विद्यार्थियों का निरीक्षण किया जाता है, अर्थात उसको दिन भर के कार्यों तथा उसके साथियों के साथ रहना पता लगाकर उसके पिछड़ेपन का पता लगाया जाता है। यानी बच्चा अगर किसी चीज़ में पिछड़ रहा है तो सबसे पहले निरीक्षण, यानी अपन देख कर पता लगा लेते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किस वजह से वो चीज़ें पिछड़ रहा है, किसी चीज़ या किसी विषय वस्तु में या फिर खेल में, किसी में भी अगर पिछड़ रहा है तो सबसे पहली विधि अपन ने क्या देखी है, निरीक्षण, यानी जो सर्वाधिक उपयोग में आती है। निरीक्षण देख के ही अपन पता लगा लेते हैं, वो कहलाती है निरीक्षण। बात करें नेक्स्ट, एक होता है संचित अभिलेख। इसमें विद्यार्थी की पूर्व कक्षाओं की अंक तालिकाओं को देखा जाता है तथा उसके स्तर को मापा जाता है। यानी संचित अभिलेख क्या होता है, विद्यालय में एक पोर्टफोलियो या फिर ऐसे नाम का अभिलेख होता है जिसके अंदर सारी बच्चे की जो
बच्चा का होता है जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक वो सारा रिकॉर्ड होता है, उसी को कहते हैं संचित अभिलेख। और इससे अपन उसको आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा पूर्व में तो यहाँ तक सही था। एक वीडियो आया है जिसमें अपन ने देखा था, काफ़ी मैंने भी उसको बहुत ही अच्छे से समझा था कि उसमें क्या होता है कि एक टीचर एक बच्चे से क्या करती है, घृणा करती है। क्या करती है? घृणा करती है। और कारण क्या है घृणा करने का? कि वो बच्चा क्या है, समझता नहीं है, उसका ध्यान कहीं का कहीं रहता है, तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या नहीं करती है? बिल्कुल टीचर उसे पसंद नहीं करती है। जब उसे पता लगता है, दूसरे टीचर उसे ये क्या होता है, टीचर अपने विद्यालय में नया आता है, क्योंकि उस बच्चे की परिस्थिति के बारे में वो टीचर नहीं जानती है, तो ये टीचर उसे क्या करती है, नापसंद करती है। लेकिन बाद में अगर उसने इसकी पूरी खोजबीन की आखिर ऐसा क्या हुआ, तो बाद में टीचरों से पता चला कि पूर्व में उस बच्चे का क्या होता है, अच्छा रिकॉर्ड रहता है, अच्छे नंबर लाता है, प्रथम रहता है, लेकिन उसी वर्ष उसकी माता की क्या हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, और वह बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे पिछड़ना प्रारंभ कर देता है। तो उस संचित अभिलेख की या फिर उसके आसपास निरीक्षण कर टीचर आपस में उसको पता लगाया कि हाँ बच्चा ये पिछड़ रहा है। यही कारण है निदान का किस प्रकार अपन पता लगाते हैं। ये वीडियो मेरे को बहुत ही शानदार अच्छी लगी थी। बात करें परीक्षा व परीक्षण, और परीक्षा के द्वारा, परीक्षा कैसी होती है, लिखित हो सकती है या फिर मौखिक हो सकती है, दोनों, लिखित मौखिक, ये दोनों परीक्षाएं के द्वारा भी अपन बच्चे के पिछड़ेपन का कारण पता लगा सकते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? कक्षा में कोई बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो सबसे मेन मंद बुद्धि की क्या हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। और मंद बुद्धि में क्या है, इन बालकों में स्मरण शक्ति का, प्रतिभा शक्ति का अभाव होना, यानी बच्चा यदि मंद बुद्धि है, उसके दिमाग में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि आप जो समझा रहे हो वो उसको याद कर सके, तो वो बच्चा पिछड़ता है धीरे धीरे। और इसका उपचार कैसे करोगे आप? दल शिक्षण द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए। तो कक्षा में पिछड़नेपन के कारण डायरेक्टली पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से बच्चा किस कारण पिछड़ा है, तो क्या क्या कारण है, तो आपको ध्यान में रखना एक पॉइंट आपका है मंद बुद्धि भी हो सकता है। बात करें नेक्स्ट, किसी कारणवश अगर वह अस्वस्थ हो जाता है, यानी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो भी वह क्या करता है, पिछड़ जाता है। विद्यार्थी लगातार बीमार रहता है या वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके पिछड़नेपन का कारण हो सकता है सिर दर्द, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उपचार कैसे करेंगे? अभिभावकों से मिलकर अस्वस्थता का कारण बताकर उसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपना शारीरिक दोष। शारीरिक दोष, अगर अपन क्लास में एक अपनी आवाज़, जैसे कोई बच्चा है वो बिल्कुल कम सुनाई देता है, तो वो अपन जो समझा रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके शारीरिक दोष से संबंधित हो जाएगा। तो जैसे इसके अंतर्गत क्या हो गया, कोई बच्चा ऊंचा सुनता है तो अपन को क्या करना है, उसको आगे बिठाना है। दृष्टि कम है तो उसका इलाज करवाना है। हकलाता है, तुतलाता है, ये सारे क्या है, पिछड़ेपन के शारीरिक रूप से दोष हैं उसके। और एक होती है स्वाभाविकगत दोष। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा क्रोधी है, चंचल है, सुस्त है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। बात करें नेक्स्ट, एक होता है त्रुटिपन अध्यापन के कारण। अध्यापक द्वारा त्रुटिपूर्ण अध्यापन करवाया गया, जिसमें अध्यापक नीरस होकर गुस्सा, क्रोध, गलत बताता है, शिक्षण विधियों का उपयोग न कर सहायक सामग्रियों का प्रयोग नहीं करता, तो बच्चा क्या होता है, अपन अभी तक अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को पूछेंगे कौन सी टीचर आपको अच्छा पढ़ाती है, कौन सी बेकार पढ़ाती है, कौन सी क्या पढ़ाती है, वो कुछ ना कुछ उसमें से किसी न किसी एक ऐसे टीचर का नाम जरूर लेंगे जो उनके साथ क्या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता हो, यानी उनकी बात को यदि कोई बच्चा टीचर समझ रहा है तो उनके प्रति उनका अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो हो जाता है उसमें त्रुटिपूर्ण अध्यापन। यानी अध्यापक का भी दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को व्यवस्थित पढ़ाए। बात करें अध्यापक का स्वाध्यायी करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए उसको खुद को पढ़ने के लिए। शांत वातावरण, सरसता से पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विद्यार्थियों का सामग्रियों का प्रयोग करके हुए न्यू इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने शिक्षण व्यवस्था में। आज का शिक्षण करवाना कोई आम बात नहीं हो गया है। बात करें दूषित वातावरण का, बर्ड के अनुसार 8% जो विद्यालय में दूषित वातावरण के कारण ही क्या करते हैं, पिछड़ते हैं। घर 12% विद्यार्थी घर के दूषित वातावरण, यानी कि वातावरण सबसे मेन भूमिका निभाता है अपने शिक्षण के दौरान, तो आपको ध्यान में रखना है, बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना है। बात करें हीन भावना, माता पिता का स्नेह न मिलना, गरीबी के कारण, शिक्षक का कठोर व्यवहार, बुरी संगत, कुरूपता के कारण, उपहास के कारण, यानी उस बच्चे में यदि हीन भावना आ जाती है तो वो अपने ऑटोमेटिकली क्या करता है, पिछड़ जाता है शिक्षण के दौरान। तो इसका उपचार क्या करना है, अपन को सहानुभूति रखनी है। बात करें नेक्स्ट, बात करें दूराभ्यास। दूराभ्यास मतलब गा गा कर पढ़ाना हो गया, हर बात में नाचना, असावधानी पूर्वक कार्य करना है दूराभ्यास। विद्यार्थियों को अकेले से मिलकर समझाना, ये सारी चीज़ें क्या होगी, इससे संबंधित होगी। अब बात करें उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं।
उपचारात्मक शिक्षण, समीपता का सिद्धांत, इसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य क्या होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट योजना उपचार करेंगे तो उसमें सबसे पहले योजना अपने सामने होनी चाहिए, किस प्रकार अपन उस बच्चे का क्या करेंगे, उपचार करेंगे। बात करें व्यापकता का सिद्धांत, अध्यापक की सोच हमेशा व्यापक सकारात्मक होनी चाहिए। इसमें दूसरी अपना अगला नेक्स्ट आता है रुचि का सिद्धांत। क्या आता है, रुचि का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बच्चों की रुचि का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, विद्यार्थियों को समय समय पर मोटिवेट करना यानी फीडबैक करना। यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको तुरंत आप फीडबैक दो और अच्छा कार्य किया, तो ये क्या होता है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कार्य करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें बाल विद्यार्थी और अध्यापक को हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। बात करें नेक्स्ट सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, विद्यार्थियों को पहले सरल सूत्र और बाद में कठिन शिक्षण सूत्र अध्यापन करवाना चाहिए। अपन ने यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक को समझा है, उपचारात्मक को समझा है, उपचारात्मक के कौन कौन से सिद्धांत है और निदान किस किन विधियों से किया जाएगा वो भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से है। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी, समस्या के कारणों को सही पहचानना यानी निदान। अगर अपन उपचार कर रहे हैं तो उसमें कारण सही होंगे तो ही अपन क्या कर पाएंगे, उपचार कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य क्या है, छात्रों का ध्यान व उनकी त्रुटि की ओर खींचना, यानी बच्चों में क्या कमी रह गई उनका ओर खींचना ही क्या है, अपना उपचारात्मक शिक्षण है। हिंदी के विद्यार्थियों की कमजोरी पहचानने का तरीका निदानात्मक परीक्षण है। ये प्रश्न आए हुए हैं सारे। चौथा प्रश्न देखिए अपन, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न करने की स्थिति में इसका क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करें अपन पांचवा क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण कैसे वातावरण में संपन्न करना चाहिए, जहाँ पर आत्मीयता का व्यवहार हो, तनाव रहित वातावरण हो, वहाँ पर अपन उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, ये किस पर डिपेंड होता है, उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट, हिंदी शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है, तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट जो लास्ट रीड हुई थी उसमें प्रश्न आया था, अनुदेशात्मक कार्य है। तो निदान और उपचार को अपन ने अभी तक देख लिया। जो अपन नेक्स्ट सेशन देखेंगे, अपन नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक विधि और अपनी रह गई है, उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। धनवात्मक विधि, इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माइकल सेमर माने जाते हैं। 1535 ईस्वी सन है इनका। इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। यह विधि उच्चारण कौशल के विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें ही जैसा लिखते हैं वैसा ही बोले, यानी ध्वनि संबंधी विधि अपनी यहाँ पर इंग्लिश में यूज होती है, हमारी हिंदी में क्यों नहीं होती, क्योंकि अपन जैसा बोलते हैं वैसा ही क्या लिखते हैं, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। हिंदी अपनी एक वैज्ञानिक भाषा है, और जबकि इंग्लिश में अपन को वर्ड बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, पता नहीं। अब जो अपन नेक्स्ट जो सेशन देखेंगे भाषाई दक्षता के बारे में, अपन उसको कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सपोर्ट करना जरूर। थैंक यू सो मच।